चल रहे आज हम समझने प्रथम अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पॉलिटिकल साइंस में ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है। इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा हूं मैं आपको बताने, और ये 100% निश्चित है कि ये प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे इस अध्याय से। पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं, सोवियत प्रणाली क्या है। देखो, आप सब जानते हैं कि शीत युद्ध जो है वो एक विचारधारा वाला युद्ध है, और जब तक आप दोनों विचारधाराओं को नहीं समझेंगे तब तक आप पूरे शीत युद्ध को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको सोवियत तंत्र को समझना है तो सोवियत प्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। सोवियत प्रणाली किस पर खड़ी है, किस विचारधारा पे चल रही है, उस विचारधारा को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप उस विचारधारा को नहीं समझते तो आप पूरे चैप्टर को ही नहीं समझ पाओगे। तो अगर आपने विचारधारा को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोवियत में और अमेरिका में क्या मूल डिफरेंस था, डिफरेंस क्या है, क्यों ये दोनों एक दूसरे से शीत युद्ध में भिड़े हुए थे। अब पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि इस पूरी बुक का पहला चैप्टर आधार है, जो कि हमारे माननीय सीबीएसई ने उसे हटा दिया सिलेबस से। बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन आप उसे पढ़ के जाइएगा एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया सोवियत तंत्र में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक उसकी राजनीतिक विचारधारा, एक उसकी आर्थिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा क्या है उसकी? राजनीतिक विचारधारा है वन पार्टी सिस्टम, साम्यवाद है, वहां पर कम्युनिज्म है, एक समूह के द्वारा पूरे देश को चलाया जाता है, वन पार्टी सिस्टम। कम्युनिस्ट पार्टी ही वहां पर रूल करती है। और आपका जो सोवियत है वो 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। सोवियत 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, और यह पूंजीवाद के खिलाफ बनाया गया था कि समाज में पूंजीवादी शोषण नहीं होगा, कोई किसी का मालिक, कोई किसी का नौकर नहीं होगा। पूंजीवादी समाज में ये आप देखते हैं कि एक किसी का मालिक होता है तो दूसरा किसी का नौकर होता है, देखते ही हो आप। यहां पर किसी के पास अपार संपत्ति होती है, किसी के पास कुछ भी नहीं होती। कोई ऐशो आराम भरा जीवन जी रहा है तो किसी के पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं होता। ये पूंजीवादी समाज की हकीकत है। तो इसके खिलाफ लेनिन ने 1917 में एक समाजवादी क्रांति करी, और उसके बाद आपके यूएसएसआर की स्थापना हुई। तो इसे ही आपका, तो आप जानिए कि ये जो है सोवियत जो है, यहां पर किसी के पास किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं है। सारी संपत्ति पे अधिकार किसका है? सारी संपत्ति पे अधिकार सरकार का है। सरकार पूरी संपत्ति को नियंत्रित करती है, सरकार। और यहां पर लोगों के बीच में किसी भी प्रकार के आर्थिक संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। और यहां पर लोगों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार भी नहीं दिए गए हैं। जैसे हम सबको मिले हुए हैं अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता, समानता तो है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता नहीं है। आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, सरकार जो कर रही है आपको उसी पर चलना पड़ेगा। तो यह है आपकी सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली में यह सबसे बड़ी खासियत थी कि वहां पर शिक्षा सबको मुफ्त थी, स्वास्थ्य सबको मुफ्त था, आवास सबको मुफ्त था, और आपके भोजन भी आपको मुफ्त था। वहां पर किसी के पास कोई निजी नहीं था, सब सामूहिक रूप से काम करते थे। यहां जैसे आपका अपना एक पर्टिकुलर खेत होता है, उसके आप मालिक होते हैं, उसमें जो उग रहा है वो आप निर्धारित कर रहे हैं कि क्या उगाएंगे आप। लेकिन वहां पर खेत में क्या उगेगा, कितने में बिकेगा, कितने में ये बाजार में जाएगा, ये सब निर्धारित करने का काम कौन करता है? सरकार। सोवियत प्रणाली की खासियत है कि सारी चीजों पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का। कोई निजी संपत्ति नहीं है, कोई निजी स्वामित्व नहीं है, किसी भी प्रकार का निजी स्वामित्व नहीं है। ये बात जान लो आप, निजी स्वामित्व वाली भावना नहीं है सोवियत प्रणाली में। और फिर दूसरा प्रश्न क्या आता है? दूसरा प्रश्न है सोवियत संघ का विखंडन किन कारणों से हुआ, टूटा क्यों? ये 15 गणराज्यों का बना हुआ जो संघ था ये टूट कैसे गया? जैसे भारत कितने राज्यों को मिलाकर बना है?
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हम भी एक संघ है, हमारा देश भी क्या है, संघ है। तो इसी प्रकार से सोवियत संघ भी 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था। देखो हम तो राज्यों से मिलकर बने हैं, वो देशों को मिलकर बना था, बहुत सारे देशों को मिलकर बनाया गया था सोवियत संघ। पूछेंगे क्या? नाम भी पूछेंगे? नहीं, नाम नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो ये जान लो, वैसे नाम आपको पता होने चाहिए। और इसमें सबसे डोमिनेटिंग कौन था? सबसे डोमिनेटिंग था रूस गणराज्य। रूस गणराज्य, रूस गणराज्य सबसे डोमिनेटिंग था। तो आप पहला कारण जो लिखेंगे सोवियत संघ के विखंडन का, वो ये रहेगा कि पहला कारण सोवियत संघ में राजनीतिक अधिकारों का अभाव, जो कि पश्चिमी देश की जनता के पास था। पश्चिमी देश की जनता के पास था। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? पहला पॉइंट लिख लो, इसको पॉइंट बता रहा हूं तो लिख लो इस पॉइंट को मेरे, कि सोवियत संघ के विखंडन का पहला कारण है राजनीतिक अधिकारों का अभाव। राजनीतिक अधिकारों का अभाव। अब राजनीतिक अधिकारों का अभाव होता क्या है? राजनीतिक अधिकारों के अभाव में आता है, राजनीतिक अधिकारों के अभाव में क्या आता है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, समानता तो थी लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी। आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे, और अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और आपको मार दिया जाता है। वहां कहने के लिए चुनाव होते थे, लेकिन चुनाव का कोई मतलब नहीं होता था। चुनाव का कोई मतलब नहीं होता था। रूस में, हाँ, यूएसएसआर में, उस टाइम उसे यूएसएसआर कहेंगे। कब तक हम यूएसएसआर कहेंगे इसको? 1917 से लेकर 1991 तक ये यूएसएसआर कहलाता है। क्या कहलाता है? यूएसएसआर कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना है। कब बना है? 1917 में से लेकर 1991 तक। ठीक है, इसे यूएसएसआर कहा गया है। तो पहला कारण आपने समझ लिया, राजनीतिक अधिकारों का अभाव। दूसरा, आर्थिक संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों, पॉइंट लिखो, आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग। आर्थिक संसाधनों का हद से ज्यादा दुरुपयोग। जो पैसा देश की जनता के विकास पे लगाया जाना चाहिए था, वो पैसा वहां की सरकार ने अपने संगठन को मजबूत रखने में, अपने संगठन को, अपने पिछड़ों को शीत युद्ध के कारण अपने पीछे लगाए रखने के लिए उन पर खर्च किया, और अपनी सेना पर और अपने हथियार निर्माण पर खर्च किया, जो कि उसके विखंडन का सबसे बड़ा कारण बनता है। उसके विखंडन का सबसे बड़ा कारण बनता है। समझ में आई बात? और तीसरा कारण सैन्यकरण। तीसरा कारण क्या है? सैन्यकरण। सैन्यकरण, सोवियत संघ ने अपनी जनता के विकास पर अपने देश के संसाधनों का उपयोग ना करके उनका प्रयोग कहां किया? सेना पर किया, और पूरे देश को सेना के माध्यम से नियंत्रित करके रखा, जो कि एक तानाशाही को दिखाता है। भाई, जब आप देखते हैं कि आपके पड़ोस में ही लोग स्वतंत्र रह रहे हैं, लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपके मन में भी अभिलाषा पैदा होती है कि हम क्यों इस निगरानी वाली जिंदगी में जिए। तो फिर आपके मन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये भाव उठता है कि इस जंजीर को तोड़ा जाए और बाहर निकला जाए। आएगा ना भाई, कि आपके घर के बगल में लोग स्वच्छंद रहे, जो मन कर रहा है वो बोल रहे हैं, जो मन कर रहा है वो पहन रहे हैं, जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं, तो आपके मन में भी, और वो भी होता है कि वहां पर ये भी देखा जा कि अगर वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो तो उनको उस एक्स्ट्रा मेहनत का एक्स्ट्रा पैसा भी मिल रहा है। लेकिन आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर आपको ना एक्स्ट्रा मेहनत के पैसे मिल रहे हैं, जहां जो मेहनत कर रहा है उसे भी खाने को मिल रहा है, और आप नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं तब भी आपको खाने को मिल रहा है। तो आपके मन में एक, फिर क्या, आपके मन में आक्रोश पैदा होता है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आप धीरे धीरे आपके मन में आक्रोश पैदा होने लगता है। फिर उसी का परिणाम होता है विद्रोह, युद्ध। समझ में आएगा? तो सैन्यकरण, सेना पर हद से ज्यादा संसाधनों का प्रयोग किया जाना, देश के विकास, जनता की मूलभूत सुविधाओं के ऊपर देश के संसाधनों का प्रयोग ना करके कहां पर खर्च किया गया? हथियारों पर, सेना पर और युद्धों में। समझ में आएगा? और चौथा कारण सुनो, चौथा कारण है आपका, चौथा कारण क्या? चौथा कारण है आपका
सोवियत गणराज्यों में राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। सोवियत गणराज्यों में जो ये 15 गणराज्य थे, ये 15 गणराज्य अपने आप में एक देश थे भाई, ये अपने देश थे। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये 15 जो थे ये देश थे। तो इस और मैंने आपको बता ही दिया कि सोवियत संघ में रूस गणराज्य सबसे ज्यादा डोमिनेट करता था। रूस गणराज्य सबसे ज्यादा डोमिनेट करता था। तो रूस के कारण और जो 14 गणराज्य थे वो अपने आप को हीन समझते थे कि ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम भी तो सम्मिलित हैं, हमारी भी तो उतनी वैल्यू होनी चाहिए, हमारी बात को भी तो उतना ही माना जाना चाहिए जितना कि अन्य लोगों को माना जाता है। जैसे अभी महाराष्ट्र का, अब हमारे देश में महाराष्ट्र जैसे है, महाराष्ट्र हमारे देश का सबसे अमीर राज्य है, सबसे अमीर राज्य है। तो अब महाराष्ट्र की जनता में ये भाव आ रहा है कि हमारे पैसे पे सबसे पहला हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारे पैसे को और किसी के विकास पे नहीं लगाया जाना चाहिए। तो ये भावना एक देश के लिए सही नहीं है। अब आप जब एक देश में हैं तो आपके अंदर ये भावना है कि हमारा संसाधन सिर्फ हमारे लिए है, ये भावना अच्छी नहीं होती देश के विकास के लिए। जो कमजोर है उसे भी आपके माध्यम से मिलना चाहिए। तो ये जो था रूस पूरे यूएसएसआर को कंट्रोल करता था, जिस कारण से अन्य राज्यों की जनता में अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति भावना पनपने लगी, जिसके कारण से उन लोगों ने अपने देश को अलग कराने के लिए विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और फिर एक दिन वो विद्रोह प्रखर राजनीतिक विद्रोह का रूप लेकर फूट पड़ता है और सोवियत संघ से सारे गणराज्य धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। ये लिख के आना है पेपर में, ये मत समझना कि नहीं लिखना है। और फिर इसके बाद पांचवा कारण क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियां। मिखाइल गोर्बाचेव है सोवियत संघ के आखिरी प्रेसिडेंट। हाँ, उनका नाम है ये। तो उन्होंने कुछ सुधार नीतियां अप्लाई, लिख लो इसको। हाँ, सुधार नीतियां। देखो, उसने तो अच्छे के लिए किया था, लेकिन जनता धैर्य नहीं रख सकी, जिस कारण से सोवियत संघ टूट जाता है। उसने तो अच्छे के लिए ही उन्होंने सोचा था कि हम भी अपने देश को पश्चिमी मुल्कों की तरह आजादी देंगे और पूंजीवाद के तर्ज पे ढालेंगे, लेकिन जनता इस चीज को बहुत जल्दी करना चाहती थी कि जल्दी से हो। कहते हैं ना, ज्यादा जल्दबाजी खराब हो जाती है कभी, तो वही होता है और पूरा का पूरा सोवियत संघ टूट जाता है। और फिर दूसरे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो ये करने नहीं देना चाहते थे, जिस कारण से जब जनता को थोड़ी सी आजादी मिली तो जनता ने फिर उस आजादी को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। और जब फिर से कम्युनिस्ट पार्टी उन पर अपने रूल अप्लाई करना स्टार्ट करती है तो वो फिर उसको नेग्लेक्ट करते हैं और अपनी आजादी को लेकर उड़ जाते हैं और सोवियत संघ को तोड़ देते हैं। सारे 15 के 15 गणराज्य निकल जाते हैं और तोड़कर बाहर चले जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये भी है मिखाइल गोर्बाचेव की नीति। और भी आप लिख सकते हो, आप पढ़िए बुक को, एक पॉइंट और आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए। इन 5 पॉइंटों को जरूर लिखना है। ये दूसरे क्वेश्चन के। हाँ, ये दूसरे क्वेश्चन के। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि सोवियत संघ का विखंडन किन कारणों से हुआ, विस्तार पूर्वक समझाइए, तो इन 5 पॉइंटों को जरूर लिखना है। अगर गोर्बाचेव वाला नहीं मतलब याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कोई और बना लेना पॉइंट। बतेरे पॉइंट है, भ्रष्टाचार लिख देना। एक पॉइंट ये भी लिख देना, भ्रष्टाचार और विशेषाधिकार। कहने के लिए सोवियत संघ, छठा पॉइंट ये कर लो, भ्रष्टाचार, जनता को धोखे में रखा था। हाँ, भ्रष्टाचार और विशेषाधिकार। कहने के लिए समानतापूर्ण समाज था, लेकिन जो लोग राजनीतिक अधिकार संपन्न थे उन्होंने अपने आप को विशेषाधिकार दे रखे थे और वो लोग लूट रहे थे जनता को। प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से कठिन स्थिति में आ गई थी। हाँ, तो वही तो है ना भ्रष्टाचार। आप कठिन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैं कठिन शब्द का नहीं प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पार्टी का वो भी था। हाँ, तो वही तो बताया, भ्रष्टाचार। कम्युनिस्ट पार्टी में तो भ्रष्टाचार होगा ना।
सोवियत प्रणाली के सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार अथवा विशेषाधिकार, ये पॉइंट ऐसे बनेगा। तो इस चीज को भी लिख देना विस्तार पूर्वक, पॉइंट्स को लिखना और पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना, ये बात याद रखना है आपको। पॉइंट लिखने हैं और पॉइंटों को हाईलाइट करना है, समझ में आई बात? ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, रेड पेन से, ग्रीन पेन से, किसी से भी करना। ग्रीन पेन मत यूज करना, रेड पेन मत यूज करना, ब्लैक और एक पेज में एक आंसर ठीक है, समझ में आई बात? तो पॉइंट्स जरूर लिखने हैं, पॉइंट्स लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए नंबरों को प्राप्त करना। पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। और पॉइंट्स कैसे लिखोगे? ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर पॉइंट लिखा, उसके नीचे हाईलाइट। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है? सोवियत संघ के विखंडन के क्या परिणाम, सोवियत संघ के विखंडन का क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ? शीत युद्ध खत्म हुआ। शीत युद्ध खत्म हो गया, दूसरी महाशक्ति खत्म हो गई, अब विश्व में एक महाशक्ति ही रह गई, अमेरिका। पूरा विश्व एक के नियंत्रण में आ गया। 1991 में शीत युद्ध खत्म हो जाता है। और शुरू कब हुआ था? 45। 1945 से माना जाता है। 45। हाँ, 45 से लेकर 1991 तक, ठीक है, 91 तक यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। 45 1990। अब आपको समझ में आ रहा है पहला चैप्टर मैं क्यों कह रहा हूं इतना पढ़ने के लिए? क्योंकि अगर आप पहला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में, बहुत सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, उनको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन आ गया सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जब तक सोवियत संघ, जब तक आप शीत युद्ध को नहीं समझोगे तब तक आप सोवियत संघ के महत्व को नहीं समझ पाओगे। समझ नहीं बात? तो सोवियत संघ के विखंडन के होते ही दुनिया जो दो शक्तियों में बटी हुई थी, अब वो एक शक्ति वाला देश बन गया। समझ में आएगी बात? एक शक्ति वाला देश बन गया, एक शक्ति वाला विश्व बन गया। पूरा विश्व अमेरिका के वर्चस्व में चला गया, पूरे विश्व में अमेरिकी विचारधारा जीत गई और समाजवाद और साम्यवाद नष्ट हो गया। सोवियत संघ के विखंडन के साथ ही समाजवाद और साम्यवाद का पतन हो जाता है और पूरा विश्व लोकतंत्र और पूंजीवाद को सही मान बैठता है। देखो, पूंजीवाद में एक खासियत है कि पूंजीवाद में आपको लग्जरी लाइफ। विखंडन के बाद अमेरिका भी हटा देता है अपनी तरफ से वो। ना, अमेरिका क्या, क्यों हटाएगा भाई? अमेरिका तो जीता है ना, जो जीता होता है वो अपनी विचारधारा छोड़ देता है क्या? साम्यवाद अभी भी किसी देश में चल रहा है। अब तो देखो, कहने के लिए नहीं है लेकिन है। जैसे चीन है, चीन में वन पार्टी सिस्टम है, पॉलिटिकली अभी भी वो कम्युनिस्ट है, लेकिन इकोनॉमिकली वो एक कैपिटलिस्ट देश है। रशिया भी वही है, क्यूबा भी वही है, आपका नॉर्थ कोरिया भी वही है। कहने के लिए देखो, इकोनॉमिकल विचारधारा, उन्होंने आर्थिक विचारधारा अपनी बदल दी है, लेकिन अभी भी अपनी राजनीतिक विचारधारा उन्होंने साम्यवाद ही रख रखी है। साम्यवाद, जहां पर एक पार्टी एक व्यक्ति का रूल होता है, एक पार्टी और एक व्यक्ति सबसे बड़ा पावर पर्सन होता है। आपके चीन में भी वन पार्टी सिस्टम है, एक पार्टी का नाम कुछ ही नहीं। समझ में आई बात? तो ये बातें आपको याद रखनी है कि सोवियत संघ के विखंडन के कारण शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है और विश्व एक ध्रुवीय विश्व की तरफ बढ़ जाता है। जो पहले दो ध्रुवीय विश्व था, जहां दो विचारधाराएं थी, दो महाशक्तियां थी, अब वो एक महाशक्ति, एक ही महाशक्ति के इर्द गिर्द पूरा विश्व चलने के लिए मजबूर हो गया। अब विश्व में सिर्फ एक ही ताकत रह गई और वो थी अमेरिका। अमेरिका के आगे कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अमेरिका अगर किसी के साथ कुछ गलत करता है तो उसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। बोलो, जो हथियारों की होड़ चल रही थी वो भी खत्म हो गई, हथियारों की होड़ खत्म हो गई, ठीक है। जो सैन्य गठबंधन थे वो भी खत्म हो गए और जो न्यूक्लियर पावर वॉर चल रही थी वो भी खत्म हो गई। तो ये सारी चीजें सोवियत संघ के विखंडन के साथ समाप्त हो जाती हैं। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप किताब पढ़ोगे। एक बार मैं आपको बता तो दे रहा हूं, चैप्टर तो मैं आपको ऐसे ही क्लियर कर दे रहा हूं, चैप्टर क्लियर करने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि और क्या चीजें हैं
और क्या चीजें हैं जो आपको अपने आंसर में लिखनी है। तो ये मैं पॉइंट्स तो बता दे रहा हूं, लेकिन पॉइंट्स बता देने से काम नहीं चलेगा। आपको उन पॉइंट्स में लिखना क्या है ये तब पता चलेगा जब आप किताब को पढ़ोगे। किताब पढ़ लोगे एक एक बार। मैं यहां पे जितने क्वेश्चन लिखवा रहा हूं यही इस पूरी किताब के सार है। पूरी किताब मैंने आपके बोर्ड पे रख दी है, समझ में आई बात। तो ये बात जान लो, इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो एक एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और कम से कम 6 क्वेश्चन पर चैप्टर, 6 क्वेश्चन कर लो पर चैप्टर। यही 6 क्वेश्चन हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है यही। समझ में आएगी बात, आगे बात समझ में। सोवियत संघ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी 3 और लिखवा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये पढ़ लिया आपने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया मेरे भाई, ये समझ लो आप। इन क्वेश्चंस को कर लिया आपने तो पूरा चैप्टर कर लिया आपने। बहुत सोच समझ के मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को कर लिया आपने तो पूरा चैप्टर आपने कर लिया। समझ आई बात, हो गया। चौथा क्वेश्चन जैसा कि आप सब देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। पहले ही बता दिया मैंने, वो तो मैंने आपको सोवियत संघ के विघटन के कारण में ही समझा दिया। सोवियत, देखो गोर्बाचेव साहब जो थे वो बहुत ही स्वतंत्रता पसंद व्यक्ति थे, स्वतंत्रता पसंद व्यक्ति। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के व्यक्ति थे सारे, मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट जो सोवियत संघ था वो एक समूह के द्वारा रूल किया जाता था। प्रेसिडेंट उसका सबसे ऊपरी व्यक्ति होता था, लेकिन रूल करने में और भी लोग मदद करते थे। तो जिन लोगों को सोवियत संघ में पैसा मिल रहा था दबा के, भ्रष्टाचार था, जिनके पास क्या था, विशेषाधिकार था, वो लोग अपने इन अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने सोवियत संघ को अमेरिका के साथ दोस्ती वाले रिश्ते अपनाने प्रारंभ किए तो उन लोगों को पसंद नहीं आए। उन लोगों को पसंद नहीं आए जो लोग सुविधा संपन्न जीवन भोग रहे थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई। तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ को पूर्ण रूप से उसी तर्ज पर ढालना चाहते थे जिस तर्ज पर अमेरिका था। तो उन्होंने स्वतंत्रता समानता की नीतियों को, स्वतंत्रता समानता और पूंजीवाद की नीतियों को अप्लाई करना प्रारंभ किया धीरे धीरे। लेकिन अपनी पार्टी से उनके खिलाफ क्या हो गई, बगावत हो गई कि ये सारी चीजें यहां नहीं होंगी। तो जिस कारण से उनको कुछ समय के बाद राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है। अब भाई जनता को तो थोड़ा सा आजादी मुंह लग गई थी। अब आजादी मुंह लग गई, फिर जनता अपने हाथों में वो चूड़ियां मांगने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर मैंने बताया ना आपको कि जो और रूस के अलावा जो और 14 गणराज्य थे उनके अंदर कौन सी भावना जाग गई थी, राष्ट्रवाद की भावना, कि हमें अगर अपने देश को सही से विकसित करना है तो हमें सोवियत संघ से अलग होना पड़ेगा। उनके अंदर यह भावना जाग गई थी कि हम पर तो रूस राज कर रहा है, कहने के लिए हम गणराज्य हैं और हम पर रूल कर रहा है रूस। तो जिस कारण से उन देशों ने इस आजादी का मौका उठाते हुए अपने आप को सोवियत से स्प्लिट कर दिया और इस काम को कराने में अमेरिका ने भी उनका योगदान किया। तो इस प्रकार से मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत संघ का भला करना चाहते थे, उनकी नीतियां सोवियत संघ के विखंडन का कारण बन जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के विखंडन का कारण है। तो इस प्रकार से मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के विखंडन का कारण बन जाते हैं। समझ में आई बात। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हम अपने 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न क्या है, शॉक थेरेपी या गैराज सेल क्या है। देखो मैंने आपको बताया है कि सोवियत संघ में हर प्रकार की इंडस्ट्री थी, लेकिन सब कुछ किसके नियंत्रण में था, सरकार। देखो सोवियत संघ में एक खासियत थी, सब चीजें बनती थी, सुई से लेकर बड़े बड़े एरोप्लेन तक, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं थी, लेकिन बनता सब कुछ था, सब कुछ था, बनता सब कुछ था। तो सोवियत संघ में सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था जो सोवियत संघ के पास ना हो, लेकिन वहां कंपटीशन ना होने के कारण क्वालिटी नहीं थी चीजों में। अब भाई यहां पर देखो पूंजीवाद में क्या होता है,
कंपटीशन होता है, एक ही चीज को 10 जने बनाते हैं। तो अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको उसी प्राइस में सबसे बेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप टिक सकते हो। अब बिस्लेरी है, बिस्लेरी के कंपटीशन में है ना और सारे ब्रांड भी, चाहे आप टाटा का कॉपर ले लो, चाहे आप किनले ले लो, कोका कोला का, बहुत सारे ब्रांड है उसी प्राइस में, उसी। तो इनको अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है तो अपनी क्या करनी पड़ेगी? बेस्ट क्वालिटी। चाहे बिस्किट्स ले लो ब्रांड्स में, तो आपको अपनी क्वालिटी पर, वहां पर एक ही चीज थी। अगर कोई ब्रांड है तो सिर्फ एक ही है, चाहे आप पसंद हो तब भी आप उसे खाओ, ना पसंद हो तब भी आपको वही खाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सब कुछ किसके कंट्रोल में था? सरकार। तो सरकार हर प्रकार की चीजों को बनाती थी खुद, तो हर प्रकार की चीजें जब सरकार बना रही है तो सरकार गुणवत्ता पे तो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसको क्या करना है? उसको तो वेलफेयर करना है ना, जनता का वेलफेयर। समाजवाद का मूल सिद्धांत क्या होता है? कल्याण, 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 सामाजिक कल्याण। चीजें वहां महंगी नहीं बिकती, चीजें इतने कम प्राइस पे बिकती है जिससे कि हर व्यक्ति खरीद सके और उसका अपने जीवन में प्रयोग कर सके। समझ में आई बात? समाजवाद की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां पर हर चीज सबसे कम कीमत पर बेची जाती है, जिससे कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसका उपभोग कर सके। तो सब प्रकार की इंडस्ट्रीज थी। जब सोवियत संघ का विखंडन होने लगा तो सोवियत संघ का ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, इनको औने पौने दामों पर अमीर अमीर लोगों को बेच दिया जाता है। जो सोवियत संघ की जनता की गाढ़ी कमाई से ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करी गई थी, बड़े बड़े प्लांट्स बनाए गए थे, बड़े बड़े चीजें बनाई गई थी, मतलब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो बनाई गई थी, भाई सब कुछ था। तो उनको विश्व बैंक और IMF ने पूंजीवादी लोगों को बहुत ही सस्ती कीमतों पर बेच दिया, औने पौने दामों पर। जैसे आज के टाइम पे हमारे देश में हो रहा है, सरकारी कंपनियों को सरकार औने पौने दामों पर प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है। भाई जितने में आप बेच रहे हो उससे ज्यादा का तो उसमें सामान है यार, सामान है, और वो पैसा आपके बाप का तो है नहीं, वो पैसा किसका है? इस देश की जनता का है। तो आपने देश की जनता के पैसे को कैसे किसी प्राइवेट व्यक्ति को बेच दिए? तो इस प्रकार से वहां जो सोवियत संघ में चीजें थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, उनको सरकार ने औने पौने दामों पर प्राइवेट हाथों में सौंप दिया या बेच दिया। तो इसी को कहा गया है गैराज सेल या शॉक थेरेपी। दोनों ही है, दोनों ही एक है, दोनों का मतलब ही एक है। यहां पर जो सरकारी चीजें थी उनको औने पौने दामों पर बेचा गया है, जो पहले सरकार के नियंत्रण में थी। सरकार का मतलब है जनता के पैसों से जो चीजें बनी थी, अब उनको प्राइवेट कंपनियों को, मान लो हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है तो उसको सरकार ने 5,000 में ही 500 करोड़ में ही बेच दिया। 1000 और 500 देख लो आप, आधी की कीमत पर। और जिस कारण से सोवियत की जनता बेरोजगार हो गई। बेचा क्यों? बेचा क्यों? क्योंकि सोवियत तंत्र बिखर गया था, जो सरकार थी वो बिखर गई थी, सब कुछ बिखर गया था। तो ये अमेरिका ने ये खरीदा किसने भैया? अमीर लोगों ने, बड़े बड़े अमीर लोगों ने, पश्चिमी देश के लोगों ने, जो सोवियत संघ के लोग थे। गरीब हो गई थी ना जनता, तो सस्ते में। तो जनता के पास एक पत्र होता था, उस पत्र के माध्यम से वहां पर एक पैसा नहीं होता था, ज्यादा पत्र दिया जाता था जिससे कि जनता अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो वो पत्र अमीर लोगों ने खरीद लिया और फिर वो उन लोगों ने बोली लगाकर सोवियत संघ की सारी संपत्तियों को, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। तो इसको पढ़ लेंगे आप थोड़ा बहुत तो आप इसका भी आंसर दे देंगे। अब आते हैं छठे प्रश्न पे। सोवियत संघ के साथ भारत के रिश्ते कैसे थे? कैसे थे? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि भारत ने जो विकास किया, भारत में जो प्रारंभिक इंडस्ट्रीज लगी, उन इंडस्ट्रीज को लगाने में भारत ने जो सिस्टम अपनाया, 5 ईयर सिस्टम, वो भी हमने इन्हीं के तर्ज पर अपनाया। तो हम किसी भी, देखो हमने नॉन अलायंस मूवमेंट में थे,
लेकिन हमारा एक सच्चे दोस्त के रूप में सोवियत संघ ने हमेशा हमारा साथ दिया था। सोवियत संघ ने हमेशा हमारा साथ दिया था और हमारे विकास में उसने हमेशा हमारी मदद की थी, चाहे आर्थिक तौर पर हो जाए, सामाजिक तौर पर हो जाए, राजनीतिक तौर पर हो, हर प्रकार से उसने हमारी मदद की थी। समझ आएगा? तो ये बात याद रखना है। 1962 में के युद्ध में वो क्यूबा मिसाइल संकट में फंसा हुआ था, जिस कारण से वो हमारी मदद नहीं कर पाया, और उससे पहले जो चीन था वो उसकी विचारधारा को फॉलो करता था, जिस कारण से उस मामले में वो नहीं बोला, नहीं तो उसने हर प्रकार के युद्ध में भारत का सहयोग किया है, चाहे आप पूरा इतिहास उठा ले तो। और उसने हमारे देश में इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी, बड़े बड़े प्लांट्स बने, उन प्लांट्स को बनवाने में उसने बहुत हमारी टेक्नोलॉजी देने में, और सबसे पहले जो हमारे राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में गए वो भी रशिया की मदद से ही गए थे। समझ में आएगा? अभी की बातें भी ये बहुत पुरानी बात है। अभी की बातें भी मतलब बता सकते हो उसमें? अभी भी, हाँ अभी भी बता सकते हो। अभी भी हमारे रिश्ते सबसे अच्छे पूरी दुनिया में किसी के साथ है तो हमारे रशिया के साथ सबसे अच्छे रिश्ते हैं। रशिया हमारा, हाँ अमेरिका के साथ, हाँ है अच्छे, अब तो है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन सबसे पुराना दोस्त अगर हमारा विश्व राजनीति में कोई है तो वो है अमेरिका, सोवियत संघ, आज के टाइम का रूस। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को आप याद रखना। तो ये आपके 6 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके पहले अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।